मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मीन राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आज मैं आपसे एक एक ग्रह की बातें करूंगा। मित्रों, सभी ग्रहों का गोचर वर्तमान समय में मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, कैसा होगा मीन राशि का आने वाला समय। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कुंडली दो प्रकार की बन जाती है। एक कुंडली तो जन्म कुंडली है जो हमारे जन्म के समय निर्मित हुई। उसमें किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतरदशा, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है वो स्थायी रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। वो किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। और दूसरा होता है गोचर। तो गोचर में भी ग्रह जो है वो चलायमान रहते हैं एक राशि से दूसरी राशि। कुछ ग्रहों का समय कम है, कुछ का ज़्यादा है। इस प्रकार से गोचर जो है चलता रहता है। तो 50% जन्म कुंडली का और 50% गोचर का, ये मनुष्य के जीवन में अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। अब यहाँ पर आज मैं आपसे बातें करूँगा कि कई ग्रह जो है वो मीन राशि के लिए कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें फल देने वाले हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य चौथे भाव में मिथुन राशि में 15 जून को गोचर करके यहाँ आए हैं। 15 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य का ये गोचर गुरु के साथ एक शुभ परिणाम है। अब गुरु यहाँ पर अभी शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सूर्य बलवान है और 15 जुलाई को तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। अब सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ मिलकर एक अच्छा योग बना रहे हैं। जिनकी इच्छा मकान बनाने की थी, ज़मीन लेने की थी, वाहन खरीदने की थी, सुख सुविधाओं की थी, ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी। दूसरा, मंगल पहले से 7 जून से छठे भाव में केतु के साथ है। केतु का गोचर हो गया था 18 मई को और मंगल का गोचर हुआ है 7 जून को। अब 7 जून के बाद केतु और मंगल दोनों एक साथ छठे भाव में अंगारक योग बन गया। पर छठा भाव जो होता है वो अशुभ भाव होता है। जन्म कुंडली में 6, 8, 12 जो भाव है ये अशुभ भाव है। पर यहाँ पर इस भाव का कारक ग्रह मंगल है। कारक ग्रह होने की वजह से मंगल यहाँ पर मीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम देंगे। ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, नौकरी का भाव है, तो रोग में कमी आएगी, शत्रु विनाश होगा, समाप्त होंगे। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। और नौकरी जिनकी अप्लाई जो कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, ये 45 दिन का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अति शुभ है। और महत्वपूर्ण बात कि मंगल जो है सिंह राशि में है, केतु जो है सिंह राशि में है, अंगारक योग बना हुआ है। और मंगल जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य जो है ये भी अग्नि तत्व की राशि है। तो ये मंगल यहाँ पर बैठ करके एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। कुछ करना चाहता है व्यक्ति, संघर्ष करता है उसके लिए, और संघर्ष करने के बाद उसकी जीत होती है, उसे विजय प्राप्त होती है। तो मंगल का भी प्रभाव जो है मीन राशि के जातकों के लिए अति शुभ है। ये 45 दिन तक, ये 7 जून के बाद 45 दिन तक ये योग जो है यहाँ पर बना रहेगा। अब बुध की बात करते हैं तो बुध अभी 22 जून को मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में चले गए। यहाँ गुरु के साथ बैठे थे। गुरु अपना प्रभाव अभी नहीं दे रहे थे।
अब आते हैं गुरु की बात। गुरु जो है महत्वपूर्ण ग्रह है, सब कुछ देने वाला ग्रह है। गुरु ज्ञान है, धन है, वैभव है, ऊर्जा है, आध्यात्म है, संस्कृति है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं वो गुरु की ही कृपा से प्राप्त होती है। तो यहाँ गुरु चौथे भाव में बैठ करके 6 जुलाई को ये उदय हो रहे गुरु। अब जब ये गुरु उदय हो रहे हैं तो ये अपने पूर्ण शक्ति के साथ मीन राशि के जातकों के जीवन में बड़ा ही परिवर्तन लाएंगे, अच्छा परिवर्तन लाएंगे और सभी कुछ इनको प्राप्त होने वाला है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, ग्रह गोचर भी अपना प्रभाव डालते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राशि के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक जन्म कुंडली भी है, उसमें भी महादशा अंतरदशा चल रही है, और एक गोचर कुंडली है, वो भी अपना भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो किसी भी कुंडली को देखने के पहले जन्म कुंडली का होना जरूरी है। अब यहाँ पर गुरु जो है 6 जुलाई को उदय हो जाएंगे, और उदय होने के साथ साथ ही अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाएंगे। उसका कारण भी है, मैं बताता हूं आपको क्यों। 29 मार्च 2025 को शनि गोचर करते हुए कुंभ राशि से मीन राशि में आए। मीन राशि में गोचर चालू हुआ। मीन राशि जो है गुरु की राशि है, बहुत ही अच्छी राशि है, शुभ राशि है। और 29 मार्च के बाद 18 मई तक मीन राशि में ही पिशाच योग बन गया, क्योंकि राहु वहां पर पहले से बैठे हुए थे। तो राहु के साथ जब शनि आ गए, तो शनि जब आ गए तो ये पिशाच योग बन गया, श्रापित योग बन गया, दोष बन गया। उस समय गुरु जो है वृषभ राशि में थे। शनि के यहां पहुंचने से वृषभ राशि में को फर्क पड़ा। अब होता क्या है, देखिए कि यहां पर शनि अभी 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक ये बकरी हो जाएंगे। गुरु की राशि में शनि जब बैठे तो गुरु पीड़ित हो गए। तो यहां पर गुरु भले ही चौथे भाव में बैठे, लेकिन पीड़ित हो जाने के कारण ये अपना शुभ परिणाम देने में असमर्थ हो गए। किंतु अब शनि जब बकरी हो रहे हैं और गुरु उदय हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु का परिणाम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर शनि महाराज जो है बैठ करके और अच्छा परिणाम देंगे। शनि का बकरी होना और गुरु का उदय होना, ये परिणाम अच्छा होगा। अब शनि यहाँ पर 50 दिन तक श्रापित दोष से पीड़ित रहे राहु के साथ। जब ये पीड़ित हुए तो मीन राशि भी पीड़ित हुई। मीन राशि पीड़ित हुई तो मीन राशि के स्वामी गुरु पीड़ित हुए। लेकिन अब वो स्थिति थोड़ा बदल रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 29 मार्च 2025 के पहले जो प्रथम ढैया थी मीन राशि के ऊपर, उस 30 महीनों में 2.5 वर्षों में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ गया। कुछ लोगों का बीमारी में पैसा खर्चा हुआ, कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी में पैसा खर्चा हुआ, कुछ लोग कर्जदार हो गए, कुछ लोग अनायास परेशान हो गए। अनचाही समस्याएं जो जीवन में आती हैं वो आ गई और वो 2.5 साल तक बहुत परेशान रहे। लेकिन 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक ये जो 50 दिन का समय था, ये श्रापित दोष का समय था। गुरु भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गुरु तो 14 तारीख को ही राशि परिवर्तन किए थे, 14 मई को। गुरु भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। शनि महाराज स्वयं में दुखी हो गए, पीड़ित हो गए राहु के चलते। लेकिन जस्ट 18 मई को राहु जो है कुंभ राशि में चले जाते हैं, और जब कुंभ राशि में चले गए तो शनि स्वतंत्र हो गए, और 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाता है तो गुरु भी स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय जो है 18 मई के बाद परिस्थितियाँ
अनुकूल होना चालू हो गई। लेकिन मित्रों, एक जनमानस जो है, एक सामान्य व्यक्ति जो है, वो तो यही कहता है कि गुरु का राशि परिवर्तन हो गया, शनि का हो गया, ठीक है, मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हुए राशि परिवर्तन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो 0 डिग्री से उसकी यात्रा शुरू होती है और 6 डिग्री तक वो कुछ भी नहीं कर पाता, और 6 के बाद उसका कार्य जो है, शुभ या अशुभ परिणाम जो भी होता है वो मिलना चालू होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य के अलावा हमारे पास है क्या जो हम कर सकें। धैर्य रखने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शनि 30 माह तक एक राशि में रहते हैं और 1 डिग्री प्रति माह बढ़ते हैं, तो 30 माह में 30 डिग्री होती है। तो ऐसी स्थिति में अब शनि यहाँ पर बकरी हो गए, तो गुरु थोड़ा सा उनको अच्छा लगा। अब गुरु भी अपना परिणाम देंगे, 6 जुलाई के बाद गुरु भी अपना अच्छा परिणाम देंगे, शनि भी अपना अच्छा परिणाम देंगे। तो ये तो रही गुरु की बात। अब शुक्र की बात करते हैं। तो कुछ राशियों में शुक्र जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे 29 तारीख के बाद, 29 जून के बाद। तो कुछ लग्न कुंडली में, जिनकी लग्न कुंडली में वृषभ राशि केंद्र में आता है, वहां पर गुरु गोचर करेंगे। अगर जन्म कुंडली में भी ऐसे ही है कि केंद्र में 2 लिखा हुआ है, वृषभ राशि है, तो वे दोनों तरफ से हो गया। और तीसरा प्रभाव, अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो अति उत्तम और भी अच्छा। तो शुक्र भी अपना अच्छा परिणाम कुछ लग्न राशि वालों को देने जा रहे हैं। मालव वियोग बनने जा रहा है, उसका वीडियो मैं एक वीडियो डाला हूं और 3 वीडियो अभी उसके और बनेंगे, वो मैं आपको समर्पित करूंगा। शनि की बात मैं आपको बता ही दिया कि शनि अभी 138 दिन के लिए 28 नवंबर 2025 तक के लिए 138 जो है, 138 दिन ये मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ग्रह गोचर चलते रहते हैं और हम सबको सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुल 12 राशियाँ हैं और 9 ग्रह हैं। अगर हम पूरी दुनिया की आबादी को देखते हैं तो लगभग 8 अरब लोग इस दुनिया में हैं, पूरे संसार में। और उसको हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो जैसे मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 65-66 करोड़ लोग परेशान होंगे, क्योंकि मीन राशि किसी की कुंडली में प्रथम भाव में होगा, तो किसी की कुंडली में 6ठे भाव में होगा, तो किसी की कुंडली में 10वें भाव में होगा, किसी की कुंडली में एकादश द्वादश भाव में होगा। तो राशि जो कहाँ पर बैठी है इसका भी विश्लेषण करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये चंद्र राशि के आधारित मैं आपको बता रहा हूँ, पर प्रत्येक कुंडली जो है अलग अलग हो जाती है। प्रत्येक कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग हो जाती है। अतः किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखाइए, आपको पता चल जाएगा उस समय आपको क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सी साधना हम कर लें, कौन सा रत्न धारण करें, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से पता चल जाता है। अब यहाँ पर सभी ग्रहों का मैं आपको बता दिया हूँ और शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक निवेदन और करता हूँ कि जैसे यहाँ पर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही होगी। गोचर में भी जो ग्रह यहाँ से वहाँ गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उनका भी। ये बगल में एक अष्टक वर्गीय कुंडली है।
अब मान लीजिए यहाँ पर चौथे भाव में मिथुन राशि में गुरु बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। अब हमको ये जानना है कि ये गुरुदेव हमको अच्छा फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सूर्य हमको अच्छा फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी कुंडली आप देखिए, इसमें अंक लिखे हुए हैं, इसमें राशियाँ भी लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये मीन लग्न की कुंडली है तो 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये राशि लिखी रहती है, पर वहाँ ग्रह अंकित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ग्रह की जगह में ये अंक अंकित होते हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ग्रह को हम क्या देखते हैं, डिग्री वाइज देखते हैं कि ग्रह कितना बली है, शुभ है या अशुभ है, कमज़ोर अवस्था में है, बली अवस्था में है। हम ग्रह को डिग्री से देखते हैं। पर वही ग्रह जब यहाँ पर बैठ जाता है, अब जैसे आप मीन लग्न की कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठे हैं और साथ में सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। अब हमको ये जानना है कि हम ये ग्रह जो हमारी कुंडली में बैठे हैं वो हमें शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर के अंकों को देखिए आप, अगर 28 अंक के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंफर्म हो जाइए कि ये महादशा अंतरदशा जो गुरु की है या महादशा जो भी है वो हमें अच्छा परिणाम देगी। दूसरा, 2 ग्रह हैं तो दोनों ग्रहों में एक स्थिति पैदा होगी, जो पॉइंट्स आएंगे, जो बिंदु आएंगे, उसके आधार पर हम उसको जान सकते हैं कि ये ग्रह हमको कितना अच्छा परिणाम दे रहा है। दूसरी बात, अगर 24 से 28 के बीच में यहाँ पर बिंदु आ रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति हो जाती है, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। जैसा जीवन चल रहा है सामान्य रूप से जीवन चलता रहेगा। अगर 24 से कम हो जाता है, 22 हो जाता है, 19 हो जाता है, 18 हो जाता है, 24 से कम हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये ग्रह हमको फायदा नहीं दे रहा है, हमको इससे लाभ नहीं मिल रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। अगर 24 के नीचे बिंदु है, बिल्कुल आप आंख बंद करके ये मान लीजिए कि वो ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। 28 के ऊपर है तो शुभ परिणाम दे रहा है। तो ग्रहों को के बारे में वो शुभ या अशुभ परिणाम हमको कैसे देते हैं, तो हम यहाँ पर उसी भाव में राशि को बैठा देते हैं, उसी भाव में हम उस ग्रह को बैठा देते हैं और उस भाव के बिंदु को देख लेते हैं बस। अब बिंदु को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें ये अच्छा परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा है। और इसके बाद किसी भी ग्रह को देखने के लिए कोई यहाँ पर बैठा होगा, कोई यहाँ, जिस भी भाव में ये बैठे हुए हैं ग्रह बैठ जाते हैं, वो अपना परिणाम देते हैं। तो ग्रह जैसे हैं उनका हम क्या देखते हैं, अंश बल देखते हैं। यहाँ पर ये भाव बल है, तो भाव बल 24 से 28 के बीच में सामान्य, 24 से कम नुकसानदेह, 28 प्लस अगर जाता है 32, 34, 35 तो वो शुभ परिणाम देगा। इसमें भी 6, 8, 12 3 भाव ऐसे हैं। जन्म कुंडली में भी 6, 8, 12 अशुभ माने जाते हैं, अष्टक वर्ग की कुंडली में भी 6, 8, 12 अशुभ माने जाते हैं। यहाँ पर कम बिंदु होना चाहिए, 24 से भी कम होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ज़्यादा बिंदु है तो इसका मतलब है, अब ये बिंदु से हम देखते क्या हैं कि जैसे यहाँ पर ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, यहाँ पर हम 26 बिंदु दे रहे हैं। 26 बिंदु माने एक सामान्य बिंदु हो गया। सामान्य बिंदु का मतलब हुआ कि ना उतार न चढ़ाव, बैलेंस में समय कटता जाएगा। अगर यहीं पर 24 से कम हो जाता तो ये भाव कमज़ोर हो जाता। जब भाव कमज़ोर होगा तो ये रोग शत्रु कर्जा से राहत मिलेगी। अगर 28 से ज़्यादा हो गया तो कर्जा और बढ़ जाएगा। पर 28 से ज़्यादा अगर हो जाता है, 30-32 हो जाता है तो यहाँ पर नौकरी के चांसेस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, हर भाव से हमको कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। ये भाव जो है आय भाव है, यहाँ पर का ग्रह हमको विशेष रूप से देखना पड़ता है और सभी की इच्छा होती है कि हमारी इनकम क्या होगी। ये कर्म भाव है, यहाँ भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इच्छा की बात करते हैं, यहाँ इच्छा पूर्ति कब होती है, जब हमारे पास धन आता है। तो धन कहाँ से आता है, हम जब कर्म करेंगे तो हमें धन कमाएंगे तो यहाँ पर व्यय करेंगे तो हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। और यहाँ पर एकादश भाव से द्वादश भाव में बिंदु कम होना चाहिए,
नवम भाव से ज़्यादा बिंदु दसम भाव में होना चाहिए, दसम भाव से ज़्यादा बिंदु एकादश भाव में होना चाहिए, एकादश भाव से कम बिंदु द्वादश भाव में होना चाहिए और द्वादश से ज़्यादा बिंदु धन भाव में होना चाहिए, जो कुटुंब का, परिवार का, वाणी का भाव है, यहाँ पर होना चाहिए। ये इच्छाओं का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो ग्रह बैठा है, जिसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसको देख लीजिए। आप गोचर में भी जो ग्रह चल रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर बैठा दीजिए और इसके बिंदु को देखिए। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर आप सब सर्च करेंगे, उसमें आप अपना डिटेल्स डालेंगे, अष्टक की कुंडली आ जाएगी। ऐसी ही कुंडली आपको प्राप्त हो जाएगी। उससे आप बिंदु चेक कर लीजिए। अब बिंदु चेक करने के बाद आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि ये ग्रह हमको शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ दे रहा है या सामान्य है। और एक आखिरी निवेदन आपसे कि आप लोग फ़ोन करते हैं, आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है, आपका सम्मान है। और मित्रों, सिर्फ अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए नंबर में, व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कर दीजिए। मैसेज करने के बाद अपनी समस्या गोपनीय रखें। ये समस्या है आपकी कुंडली देख करके मैं स्वयं बताऊंगा। आप पहले से बता देते हैं, स्वाभाविक है। मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूँ कि कोई कर्ज से परेशान है, तो कोई रोग से परेशान है, तो कुछ बच्चों को लेकर के चिंतित है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, कुछ व्यवसाय, नौकरी, रोजगार से परेशान हैं। तो समस्याएं तो अनंत हैं, पर उन समस्याओं को आप अपने तक रखिए। जब मैं आपसे बातें करूँगा तो जहाँ मैं आपसे नहीं बोल पाया हूँ, वो प्रश्न जो है मैं आपसे ले लूँगा। आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के बाद मैं आपसे बातें करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन धान्य हो। आप सभी को नमः शिवाय, सादर नमस्कार।